हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लाना। सो आप लोग मेहनत करते रहिए। जो अंतिम दिनों तक लगा रहता है, जो अंतिम दिनों में ज्यादा मेहनत करता है, उसी को सफलता मिलती है। सो आप लोग को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अंतिम दिन बचे हैं, बस कुछ ही दिनों में एग्जाम की डेट भी आ जाएगी और आपका एग्जाम भी होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। सो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहां हराया था? ऑप्शन दिए गए हैं हल्दी घाटी, कालिंजर, चौसा, पानीपत। बताइए 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुई थी वो कहां पे हुई थी? सो ये जो हुई थी ये हुई थी पानीपत में। 1526 में बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया था। ठीक है, अब आइए हम यहाँ से देख लेते हैं बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो इसने लड़े थे। सो 1526 में तो इसने जो है पानीपत का युद्ध लड़ा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1527 में, सो 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1528 में, तो 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। उसके बाद अगर 1529 की बात करें तो 1529 में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। सो बाबर के ये 4 महत्वपूर्ण जो है युद्ध है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिंगली वकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, उन्होंने हैदराबाद की आजादी में मदद की। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने गोवा की आजादी में मदद की। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। चौथा ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया। बताइए क्या हो जाएगा? सो पिंगली वकैया जो थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कामुक मूर्तियां रखने वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, खजुराहो मंदिर, सोमनाथ मंदिर, हम्पी, मीनाक्षी। बताइए कौन सा मंदिर जो है ये प्रसिद्ध है? सो ये हो जाएगा खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन नंबर 1। अब खजुराहो का मंदिर ये है कहाँ पे? सो ये जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे बात करें कि हम्पी, सो हम्पी का ये मंदिर कहाँ पे है? सो ये जो है कर्नाटक में स्थित है और ये यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर सोमनाथ मंदिर की बात करूं कि ये कहाँ पे है, सो सोमनाथ मंदिर जो है ये है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी। बताइए वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं इनमें से? सो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आसवन। और जो आसवन है इसमें जो है वाष्पीकरण और संघनन जो है दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीएच स्केल की सीमा क्या है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीएच स्केल होता है उसकी सीमा क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 0 से लेके 14, 1 से 10, 1 से 7, 0 से 10। बताइए पीएच स्केल जो होता है उसकी सीमा क्या होती है? सो पीएच स्केल की सीमा जो है 0 से लेके 14 तक होती है। अब अगर आपसे पूछ दे कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सो इसकी जो खोज की थी वो की थी सोरेसन ने। ठीक है, और पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम रहता है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है अम्लीय। और पीएच वैल्यू अगर 7 से बड़ा हो तो ये विलयन क्या हो जाता है? ये विलयन हो जाता है क्षारीय। और अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो तो ये विलयन क्या हो जाता है? ये हो जाता है उदासीन। ठीक है, सो ये जो है पीएच से रिलेटेड हमने सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। मेरा जो टारगेट है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने का, ताकि जो है आपका प्रैक्टिस बना रहे और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र में। बताइए क्या हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण जो है वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संतुलित आहार में कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज, कार्बोहाइड्रेट। बताइए। सो जो है ये हो जाएगा विटामिन एवं खनिज, यानी कि संतुलित आहार में जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं विटामिन और खनिज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के बात कर लें तो कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए हो जाता है, फिर हो जाता है बी की भी सीरीज होती है, B1 B2 ऐसे करके। उसके बाद विटामिन सी, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद क्या हो जाता है विटामिन के, उसके बाद क्या हो जाता है विटामिन ई। अब देखिए यहाँ पे के जो है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है रक्त में थक्का जमने में ये मदद करता है, विटामिन के, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ से कुछ एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो यहाँ पे ये देखिए विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए क्या होता है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल। उसके बाद अगर आपसे सी का रासायनिक नाम पूछ दे तो सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, सो ये हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद अगर आपसे डी का पूछ दे कि डी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, सो डी का रासायनिक नाम जो होता है ये हो जाता है कैसीफिरॉल। उसके बाद अगर आपसे ई का रासायनिक नाम पूछ दे तो ई का क्या हो जाता है, सो ई का जो हो जाता है ये हो जाता है टेकोफेरॉल। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, सो के का रासायनिक नाम हो जाता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। सो यहां से हमने सारे जो है इंपॉर्टेंट विटामिन और उनके रासायनिक नाम भी देख लिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ताओं का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं, खरगोश, सांप, चूहे, उल्लू। बताइए क्या हो जाएगा। सो जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का उदाहरण है ये है खरगोश, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ताएं होते क्या हैं, अगर इसकी बात करें सो वे जीव जो पौधे या पौधों के हिस्सों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ताओं कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि मध्य उपभोक्ताओं किसे कहते हैं, सो मध्य उपभोक्ताओं वे होते हैं जो ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं उनको हम मध्य उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीय उपभोक्ता की बात करें ये क्या होते हैं, तो जो जीव मध्य उपभोक्ताओं को खाते हैं उनको हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। और अगर तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण मैं देख लूं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा उल्लू, क्योंकि उल्लू क्या करता है, उल्लू सांप को खाता है। और सांप किसको खाता है, तो सांप जो है खरगोश को खाता है। यानी कि प्रथम उपभोक्ता यहाँ पे क्या हो गया, खरगोश हो गया। और द्वितीय यानी कि मध्य उपभोक्ता की बात करें वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सांप। और तृतीय उपभोक्ता की बात कर ले तो ये हो जाएगा उल्लू। 3 टाइप के उपभोक्ताएं होते हैं, ठीक है। यहां से मुझे लग रहा है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर देखिए स्पीड अगर ज्यादा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, इससे भी स्लो कर दूंगा। मैंने सोचा कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस कराया जाए, ठीक है। चलिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसे दबा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक, केरल। बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। सो ये जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है ये बाघ, हाथी और अन्य प्रजातियों के लिए विशेषकर ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लें कि राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो गुजरात में कौन सा है। सो गुजरात में जो है बड़ा ही फेमस जो है राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल में जो है बड़ा ही प्रसिद्ध है ये है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद देखिए असम में कौन सा है, असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद से अगर अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि मध्य प्रदेश में, सो मध्य प्रदेश में जो है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सो यहाँ से जो है मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान उसको भी बता दिया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव रक्त का पीएच मान है
हमने तो यहाँ से पीएच जो रिक्टर स्केल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल के बारे में हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। सो अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मानव रक्त जो है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 7.8, 6.4, 6.8, 7.4। बताइए क्या हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 7.4। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्योटो जापान में सदस्य देशों का क्योटो प्रोटोकॉल पे कब हस्ताक्षर किए गए थे। 1995, 1997, 1999, 2003। बताइए क्या हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1997। देखिए 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, और अगर क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछ ले किससे संबंधित है, सो ये जो संबंधित है ये ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन जो होता था उसको कम करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि यह जो है अपनाया कब गया था, सो 11 दिसंबर 1997 को यह अपनाया गया था, लेकिन लागू इस डेट पे नहीं हुआ था। ये लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 में। तो आप दोनों ऑप्शन को याद रखिएगा। अगर लागू पूछता है तो 16 फरवरी 2005, और अगर पूछता है कि कब ये अपनाया गया था, सो ये अपनाया गया था 1997 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 4। आपको इनमें से बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए मैं सोच रहा हूं आप लोग को कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अलावा बाकी भी उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते चलूं और बताते चलूं। मेरा टारगेट है कि आप लोग को 2021 में जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सबके पास जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपके पास होनी चाहिए। सो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि देखिए मैं अगर एक एक क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करूं तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। बहुत बच्चों को वो चीजें जो है पसंद नहीं आती है कि सर एक क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो। देखिए आप क्वेश्चंस को देखिए, उसके अलावा एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आज बड़ा ही चालाक हो गया है। वो क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अलावा एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है। हो सके तो नोट्स बनाइए, उससे आपका क्या होगा, आपका तो एक रिवीजन हो जाएगा जितना आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और दूसरी बात आपका जो है माइंड जो है शार्प हो जाएगा और ज्यादा, एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CaSO4 1/2H2O। ठीक है, और देखिए उसके बाद अगर हम बात करें कि CH3COOH ये किसका होता है, सो ये हो जाता है आपका एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का ये रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद ये किसका रासायनिक सूत्र है, NH4 ये जो हो जाता है ये हो जाता है अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। जो बहुत उच्च तापमान होता है उसको कौन से उपकरण से नापा जाता है। पायरोस्कोप, पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, जाइलोमीटर। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन। सो ये हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर से जो है बहुत उच्च तापमान को मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें पेरिस्कोप से क्या मापा जाता है, तो ये जो है विकिरण ऊष्मा की तीव्रता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करूं सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, सो इससे जो है ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाइलोमीटर है। जाइलोमीटर से क्या मापा जाता है, जाइलोमीटर से लकड़ी के विशिष्ट जो है गुरुत्वाकर्षण का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ से आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, व्हेल, कछुए, समुद्री घोड़ा, डॉल्फिन। बताइए क्या होता है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पिछले भी वीडियो में जो है ये आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची।
तो बताइए 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सो ये जोड़ी गई थी आपकी 11वीं अनुसूची। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर ले 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये किससे संबंधित है? सो 11वीं अनुसूची जो है ये संबंधित है पंचायतों की शक्तियां और अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें कि पंचायत जो है इसको कौन से भाग में रखा गया है, सो ये जो है भाग 9वां में रखा गया है। और इसका अगर आर्टिकल आपसे पूछ ले कि आर्टिकल क्या होता है, सो ये जो हो जाता है 243 आर्टिकल हो जाता है। इसमें ए बी सी ओ तक जो है आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं शामिल है। उसके बाद अगर बात करें 9वीं अनुसूची, सो 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 12वीं अनुसूची। सो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सो 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। बताइए सीजर कप किससे संबंधित है? सो सीजर कप जो होता है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए फुटबॉल से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको कप बता दूं तो ये हो एक कप है रोवर्स कप हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं तो मर्डेका कप हो जाता है। उसके बाद बात करूं मैं फीफा वर्ल्ड कप, इसका तो आपने नाम सुना ही होगा। उसके बाद यहाँ से अगर मैं बात करूं क्रिकेट, क्रिकेट से कौन कौन से कप इंपॉर्टेंट कप हो जाते हैं? सो क्रिकेट से हो जाता है झांसी कप। उसके बाद बात करें विजेट ट्रॉफी हो जाता है। उसके बाद बात करें तो ये हो जाता है एसएस कप, एशिया कप, सीके नायडू कप। ये सारे जो है क्रिकेट से संबंधित है। अब मैं बैडमिंटन से यहाँ पे बात करूँ कि बैडमिंटन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से कप हो जाते हैं, सो ये हो जाते हैं अमृत दीवान कप। उसके बाद बात करूँ तो हो जाता है उबेर कप। उबेर कप जो है ये महिलाओं से संबंधित है बैडमिंटन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो थॉमस कप। उसके बाद अगर हॉकी से देख लें सो हॉकी से जो हो जाता है ये हो जाता है आगा खा कप। उसके बाद हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह कप। सो ये जो है खेल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट कप है। इसका मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है ट्रिक से, आप बस 5 सेकेंड में जो है याद कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कप हैं खेल से संबंधित। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे खेल से रिलेटेड वीडियो बना दूं शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आप 5 सेकेंड में जो है याद कर पाए, सो कमेंट कर दीजिए, मैं जो है आगे बना दूंगा। आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। बताइए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जो है लंबी सीमा शेयर करता है चीन के साथ? सो ये करता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर भारत का ये जो नक्शा है, अगर ऐसे नक्शा जो होता है यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे आता है? तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे जो है ज्यादा लंबी जो है सीमा शेयर करता है। और देखिए भारत और चीन के जो बीच में जो बॉर्डर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उस रेखा को हम मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस नदी की शाखा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? सिंधु, गंगा, झेलम, ब्रह्मपुत्र। बताइए कौन सी जो नदी की शाखा है उसको बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं? कौन सी शाखा होती है? सो ये हो जाएगी गंगा। गंगा को जो है हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम, बिहार, असम, उड़ीसा। बताइए नेपाल को भूटान से कौन सा राज्य अलग करता है? सो ये करता है सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल से भूटान को अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो है भारत जो है सबसे ज्यादा कौन से देश से अपने यानी कि कौन से पड़ोसी देश से सबसे ज्यादा जो है अपनी सीमा शेयर करता है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये सबसे लंबी सीमा शेयर करता है। कितना करता है? तो ये हो गया 4096 किलोमीटर शेयर करता है। और सबसे कम किसके साथ करता है? तो सबसे कम जो है ये करता है अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे।
आई होप जो है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द